अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। सिंपल और सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल में क्या फ़र्क है? इसका आंसर पेज नंबर 53 जहाँ पर ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर मेंशन है। मैंने करवाया भी था, मैं उसको दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ कि सिंपल वेरिएबल क्या है और सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जिसके साथ कोई इंडेक्स कोई सब्सक्रिप्ट यूज़ नहीं होता, और सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल वो वेरिएबल जिसके साथ इंडेक्स या सब्सक्रिप्टेड इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि a इज़ इक्वल 5, यहाँ पर a हमारे पास एक सिंपल वेरिएबल है। और इसी तरीके से जैसे कि हम काम कर रहे हैं सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल यानी कि अरे के ऊपर, तो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल यानी कि a1 इज़ इक्वल 5, a2 इज़ इक्वल 10, यानी कि सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल ऐसा जिसके साथ सब्सक्रिप्ट भी इस्तेमाल हो रहा है, और उसकी मैंने एग्जांपल आपको दी कि a1 इज़ इक्वल 5 और a2 इज़ इक्वल 10। हमें क्वेश्चन में है कि हमने इन दोनों वेरिएबल के दरमियान डिफरेंशिएट करना है कि इनका क्या डिफरेंस है। तो जो मेन बुनियादी फ़र्क है कि सिंपल वेरिएबल इज़ नॉट यूज्ड विद द कम्बिनेशन ऑफ सब्सक्रिप्ट और इंडेक्स। जो सिंपल वेरिएबल है वो सब्सक्रिप्ट और इंडेक्स के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल नहीं होता। उसके बरक्स जो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है या सब्सक्रिप्ट वेरिएबल है, अ सब्सक्रिप्ट वेरिएबल इज़ मस्ट यूज़ विद द कम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट। तो जो सब्सक्रिप्टेड या सब्सक्रिप्ट वेरिएबल है वो लाजमी इंडेक्स या फिर किसी सब्सक्रिप्ट के कम्बिनेशन के साथ यूज़ होगा। उसके बाद जो दूसरा मेन डिफरेंस है सिंपल और सब्सक्रिप्ट वेरिएबल में कि सिंपल वेरिएबल कैन स्टोर अ सिंगल वैल्यू। एक सिंपल वेरिएबल एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसके बरक्स सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल या सिंपल सब्सक्रिप्ट वेरिएबल कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यूज़, और सब्सक्रिप्ट वेरिएबल एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। मज़ीद आप इसके डिफरेंशियल में आप इनकी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि a इज़ इक्वल 5, जैसे कि a 5 है, और जो सब्सक्रिप्टिव वेरिएबल में आप डिफरेंशिएशन में इसकी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं वो ये है कि a1 इज़ इक्वल 5 और a2 इज़ इक्वल 10, जैसे कि आपने अभी तक काफ़ी हद तक सब्सक्रिप्टिव वेरिएबल को देखा होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। हम जंप करेंगे हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ लिस्ट ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स हमारे पास मेंशन है 6, 42, 4, 77, 32 और अप टू 46। ये तमाम नंबर्स अवेलेबल हैं क्वेश्चन में। हमारा सबसे जो बड़ा टास्क है वो ये है कि हमने इन नंबर्स में से ओड नंबर्स को प्रेजेंट करना है। हमने इन्हीं नंबर्स में से ओड नंबर्स को प्रेजेंट करना है। ये भी हमारा टास्क है, ये भी आप कह सकते हैं कि ये नंबर भी हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने होंगे, और फिर इन्हीं में से हमने ओड नंबर्स की लिस्ट को डिस्प्ले करवाना होगा। इसके लिए जो प्रोग्राम है वो मैंने बहुत कोशिश की है कि इजीली ही आपको समझ आ जाए, और आसान सा छोटा सा प्रोग्राम लिखा है कि सबसे पहले तो हमारे पास जो लाइन नंबर 10 है उसमें हमने डिम स्टेटमेंट को यूज़ किया है, डिम ए, और उसके सब्सक्रिप्ट लिए हैं 12। वैसे तो आपके सिलेबस में डिम स्टेटमेंट यूज़ नहीं हो रही थी, उन्होंने मेंशन नहीं की थी, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम्स में और क्वेश्चन में बार बार ये रिपीट हो रही थी तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसको इंक्लूड किया था, आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो 10 डिम एज जो उसके सब्सक्रिप्ट हैं वो डी ब्रैकेट में है 12। हमने डिम स्टेटमेंट के ज़रिए अपने अरे को जिसका नाम ए है उसको डिक्लेयर किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 12 हैं, और 12 वैल्यूज़ के लिए हमें डिम स्टेटमेंट की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर हमारा प्रोग्राम चल नहीं सकता। लाइन नंबर 20 है 4 डी इज़ इक्वल 1 to 12। हमने एक
लूप वेरिएबल लिया डी, जिसकी वैल्यू मूव करेगी 1 to 12 तक। इसके बाद लाइन नंबर 30, रीड ए अरे जिसका नाम ए है और उसका सब्सक्रिप्ट जो है वो डी के साथ मूव करेगा, यानी कि पहले डी की वैल्यू 1 होगी, फिर वो 2 हो जाएगी, फिर वो 3 और इस तरह चलते चलते वो 12 तक जाएगी। क्योंकि हमने वैल्यूज़ वही लिखनी थी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमारे पास अवेलेबल थी, उसको हमने भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाना था, तो उसकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर रीड डाटा स्टेटमेंट ली है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल थे, हमने उन्हीं को यूज़ करना है, उन्हीं को प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है, तो मैंने आसानी के लिए यहाँ पर रीड डाटा स्टेटमेंट ली है। इसके बरक्स हम लेट स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। इनपुट स्टेटमेंट हम नहीं ले सकते, क्योंकि इनपुट स्टेटमेंट का मकसद होता है जब यूज़र से वैल्यू मांगी जाए। यहाँ पर हम वैल्यू यूज़र से नहीं मांग रहे, बल्कि प्रोग्रामर ने हमें टास्क दिया है और हमने उसी से रिलेटेड प्रोग्राम बनाना है, इसलिए हमने इन वैल्यूज़ को प्रोग्राम में लिखना होगा, और उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है रीड डाटा स्टेटमेंट। इसके बाद लाइन नंबर 40 में इफ़ ए डी, अगर जो ए और डी के यानी कि ए अरे नेम ए में जो लोकेशन नंबर 1 है उसकी जो वैल्यू है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें और आंसर हमारा 1 आए, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है ओड नंबर का कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें और आंसर 1 आए तो वो नंबर ऑब्वियस है कि वो ओड नंबर होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली ये भी लिख सकता था कि देन प्रिंट ए डी और उस नंबर को इनके सिंपली प्रिंट करवा दिया जाए, लेकिन मैंने कुछ कन्फ्यूजन्स को मद्देनज़र रखते हुए कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो मैसेज है वो वेरिएबल से पहले ही हो, ये हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ डबल कोटेशन मार्क्स। हम जब भी डबल कोटेशन मार्क्स में कोई मैसेज लिखेंगे जहाँ पर भी किसी भी लोकेशन में वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के साथ उस लोकेशन को लिया है ए डी को, और उसके साथ मैसेज दोबारा आगे लिया है इज़ अ ओड नंबर। इसके बाद लाइन नंबर 50 में नेक्स्ट डी हमने इस लूप को ख़त्म करवाया, और फिर लाइन नंबर 60 में डाटा स्टेटमेंट के थ्रू वैल्यूज़ दी, और लाइन नंबर 70 में प्रोग्राम को एंड करवाया। डाटा स्टेटमेंट की डेफिनेशन में हमने देखा था कि रीड डाटा स्टेटमेंट्स आपस में कम्बिनेशन में इस्तेमाल होती हैं। इनका जो भी गैप हो, चाहे एक लूप में हो एक लूप के बगैर हो, इनका जो भी लाइन नंबर हो, ये लाइन नंबर्स को खातिर में ना लाते हुए जैसे ही रीड स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी उसके फ़ौरन बाद डाटा स्टेटमेंट ही इस्तेमाल होती है, चाहे इनके लाइन नंबर जो भी हों। ठीक है, तो इसकी वर्किंग को मज़ीद देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हमारा एक अरे डिक्लेयर होगा डिम स्टेटमेंट के ज़रिए, जिसकी वैल्यूज़ हैं 12 और ये लिखा हुआ है लाइन नंबर 10 में। उसके बाद लाइन नंबर 20 में हमने एक लूप चलाया जिसका लूप वेरिएबल है डी, और वो चलेगा 1 to 12। इसके बाद लाइन नंबर 30 में हमने रीड स्टेटमेंट ली है। रीड स्टेटमेंट ये बता रही है कि अरे ए में लोकेशन 1 यानी कि इस वक्त डी की वैल्यू क्या है 1। A1 में जो वैल्यू स्टोर करनी है वो आपने लेनी है डाटा स्टेटमेंट में जो इस वक्त है लाइन नंबर 60 पे। तो रीड स्टेटमेंट से फ़ौरन हमारा जो कंट्रोल है वो जाएगा डाटा स्टेटमेंट में, और A1 में जो वैल्यू स्टोर होगी वो है 6। इसके बाद दोबारा हमारा जो कंट्रोल है वो लाइन नंबर 30 में चला जाएगा, और लाइन नंबर 30 के बाद हमने A1 तो ले लिया, उसके बाद हमारा जो कंट्रोल है वो लाइन नंबर 40 पे जाएगा। लाइन नंबर 40 ये बताता है कि अगर A1 मोड 2 इज़ इक्वल 1, यानी कि अगर हमने A1 की जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 6 है, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमेनिंग में अगर आंसर 1 आ रहा है तो वो ओड है, अदरवाइज़ वो 0 है तो वो इवन है। तो इस सिनेरियो में 6 मोड 2 यानी कि 6 को डिवाइड किया जाए 2 से तो हमारे पास आंसर आता है रिमेनिंग में, डिवीजन के बाद आता है 3, और जो रिमेनिंग में हमारे पास आंसर आता है वो है 0। तो इसका मतलब ये है कि A1 जो है वो एक इवन नंबर है, ओड नंबर नहीं है। तो जो देन वाला पार्ट है, यानी कि जो देन वाला पार्ट होता है, मैंने 12 समझाया है कि वो कंडीशन के ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो देन वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट डी ये बताता है कि ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक डी की वैल्यू 12 ना आ जाए। तो अभी डी की वैल्यू क्या है 1, तो ये लूप को यानी कि हमारे लूप
जो कंट्रोल है वो दोबारा ट्रांसफ़र होगा लाइन नंबर 20 पे, और अब हमारे जो लूप वेरिएबल है d उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब क्या होगा कि लाइन नंबर 30 में AD यानी कि A2 की वैल्यू को रीड किया जाएगा। तो हमारा जो कंट्रोल है वो फ़ौरन लाइन नंबर 30 से 60 की तरफ जाएगा, और जो सेकंड वैल्यू है उसको D2 में स्टोर किया जाएगा यानी कि 42 को। फिर उस 42 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, और अगर आंसर 1 आएगा तभी उसको प्रिंट किया जाएगा, अदरवाइज़ उसको प्रिंट नहीं किया जाएगा। इस तरह बार बार जो है वो हमारा लूप जो है वो आइट्रेट होगा, रिपीट होगा, और जब जब भी हमारा आंसर डिवीजन के बाद उनके नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर आंसर 1 आता है तो वो ओड होगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि हमारी जो डाटा वैल्यू है 77, जब 77 को 2 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो रिमेनिंग में हमारे पास 1 बचेगा। तब क्या होगा कि देन प्रिंट AD यानी कि जो AD के अंदर जो वैल्यू थी उस लोकेशन में यानी कि 77, उसके बाद मैसेज आएगा इज़ अ ओड नंबर। ठीक है, प्रिंट AD यानी कि उस AD के लोकेशन पे जो वैल्यू सेव है 77 वो प्रिंट होगी, और उसके बाद क्या लिखा होगा इज़ अ ओड नंबर। और इस तरह करते करते ये हमारा 12 वैल्यूज़ तक हमारा यह लूप एग्जीक्यूट होगा, और जब ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा लाइन नंबर 70 पे, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इन तमाम स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझें, इनकी वर्किंग को समझें, और मज़ीद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे रब्ता करें। लेकिन फिर वही गुजारिश कह लें आप कि आपने इस प्रोग्राम को बाय हैंड लाजमी परफॉर्म करना है, क्योंकि हमारा सिलेबस काफ़ी शॉर्ट हो चुका है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम स्किप कर सकें मज़ीद चीज़ों को और उनको छोड़ सकें, तो लाजमी इनको परफॉर्म कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।